अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के बारे में अपलोड किया था, तो आज हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, हमने उस वक्त किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, किसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से फिर खत्म नहीं होते, 1 से चलते रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब जो हम गिन ना सकें। ठीक है, उतने नंबर्स होते हैं। वैसे ही हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें जीरो नहीं आता है। 1 से डायरेक्टली स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, गिनना 1 से स्टार्ट किया जाता है और फिर आगे चलता रहता है। जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 लेकर, और उसके बाद नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स आते हैं वो सब नंबर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, कभी रुकता नहीं है। ठीक, ये हो गए होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था? अच्छा ठीक है, और पढ़ा था हमने इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? देखो, इंटीजर्स जो है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स जो है वो आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। इंटीजर्स के बारे में क्या पता ना पता हो आपको? तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कि जिसमें माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये आपके पास 0 है, 0 भी आता है इसमें, 1 2 3 और फिर चलता रहता है। ठीक है, आगे फिर बहुत ज्यादा आगे जाता है ये। ठीक है, यहाँ से -1, ठीक, -2 जो 0 से नीचे होंगे। ठीक है, -3 और फिर ये यहाँ से भी चलता रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है। इसमें तमाम ये वाले नंबर्स भी आते हैं, माइनस वाले भी और ये वाले भी। ठीक, 0 लेकर। ठीक है, इसमें 0 भी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है ऐसे 7/2 4/3 ऐसे 4/3। ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। ठीक है, ये इंटीजर्स में नहीं आता है। इंटीजर्स में डायरेक्ट नंबर्स ऐसे आते हैं। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। 1.1 ये इंटीजर्स में नहीं आता है। ठीक है, 3.7 ये भी इंटीजर्स में नहीं आता है। ठीक है, ओके, तो इंटीजर्स में सिर्फ ये वाले नंबर्स आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, इंटीजर्स में यही आते हैं। और हमने क्या पढ़ा था इंटीजर्स के बगैर? और क्या पढ़ा था? चलो ठीक है, देखते हैं फिर आगे हम कुछ ऐड भी करेंगे इसमें। देखो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आपको फिर ये आगे काम आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स ना सिर्फ यहाँ पे ही 10th में ही, बल्कि 10th के बगैर भी हर जगह पे काम आएगा आपको। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, एक तो वो खुद नंबर अपना खुद का फैक्टर होगा और 1। ठीक है, 1 उसका फैक्टर होगा। देखो, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only 2 factors, that is 1 and the number itself। ठीक है, ओके, अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद इसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या रहने देते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनमें 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, देखो, जैसे कि आपके पास एक नंबर, आप कोई चूज करो, कोई भी नंबर रखो, जैसे कि आप 6 आप ले लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बोलो ये किस किस के टेबल में आता है? ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये किस किस के टेबल में आता है। 2 ही के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, यही होता है फैक्टर का मतलब। ठीक है, इजी लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देखो 6 जो है, 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 6 आएगा? देखो, हाँ बिल्कुल आएगा। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है। वैसे ही तो होगा ना 1 इंटू 6
किसके बराबर होगा? 6 के। 1 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि इसका फैक्टर होगा। वैसे ही अब 1 के बाद 2 देखो, 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, आप कहोगे 2 3 6, ठीक है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, 2 इसका फैक्टर है। अब मुझे ये बोलो 3 देखते हैं, 1 2, अब 3 के बाद 3 के टेबल में देखते हैं, 3 2 6, बिल्कुल 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, यानी कि 3 के टेबल में भी आता है। अब देखो 4 के टेबल में देखो, 4 1 4, 4 2 8, तो बीच में 6 रह गया ना, 6 तो आया ही नहीं, 1 में तो 4 आ गया, 4 1 4, 4 2 8, अब ये ज्यादा हो गया, ठीक है, 4 और 8 के बीच में ही कहीं 6 आता है, लेकिन वो इसमें आया ही नहीं, 4 के टेबल में इसका मतलब 6 नहीं आता है, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा, 4 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसका फैक्टर 6 का फैक्टर नहीं है। अब आप सुनो, अब बोलो 4 इसका मतलब नहीं है। 5 देखो, 5 1 5, 5 2 10, तो फिर से 6 इसके बीच में ही कहीं रह गया, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब क्या है? 6 देखो, 6 1 6 आता है, तो 6 आएगा। 7 7 1 7 होता है, वो 6 से ज्यादा हो जाता है, तो 7 होगा ही नहीं। 8 1 8, वो भी 6 से ज्यादा हो गया। अब आगे जो भी नंबर होंगे वो 6 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, तो वो उसके टेबल में नहीं आएगा, उन किसी के भी टेबल में 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6 के कितने फैक्टर्स हुए? 4 फैक्टर्स, 1 2 3 4, ठीक है। आगे ये, अब ये देख लो, आपके पास नंबर है 7, अब इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करो, गिनो, इसके फैक्टर देखो कितने हैं। 1, पहले हम 1 के टेबल में देखेंगे, 1 के टेबल में 7 आएगा, 1 7 7, बिल्कुल आएगा, ठीक है, तो 1 इसका फैक्टर हुआ ना, ठीक है, हुआ ना, क्योंकि 1 के टेबल में 7 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। अब 2 देखो, 2 के टेबल में 7 आता है कहीं, 2 3 6, 2 4 8, 6 और 8 के बीच में ही कहीं 7 आता है, जो कि खा गया, ये खा गया, मतलब कि इसने लाया ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, 7 नहीं आता है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 3 देखो, 3 2 6, 3 3 9, 7 2 के बीच में है ना, 6 और 9 के बीच में है ना, 3 3 9, 6 और 9 के बीच में 7 है ना, तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। 4 देखो, क्या लगता है 4 होगा? वैसे आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, ठीक है, 4 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 4 होता है और 4 2 8 होता है, 7 आया ही नहीं, तो 4 भी नहीं है। 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है, 7 आया ही नहीं। 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, 7 आया ही नहीं, ठीक है। अब 7 का टेबल देखो, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ये मिटा दिया था, ठीक है। 7 के टेबल में देखो, 7 1 7 के टेबल में आया, ठीक है। अब 8 के टेबल में देखो, 8 1 8, ये तो 7 से पहले ही ज्यादा हो गया, ठीक है। अब 9 1 वो भी 9 वाला टेबल भी 7 से ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। आगे वाले जो भी नंबर हैं उनमें 7 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 7, ठीक है। देखो ये मैंने क्यों समझाया ऐसा, ठीक है, यहां से आपको प्राइम नंबर्स का आइडिया मिलेगा। देखो प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। दो ही फैक्टर का मतलब है वो दो ही के टेबल में आते हैं, एक तो 1 के टेबल में आते हैं और अपने आप के टेबल में, खुद के टेबल में, ठीक है, खुद के टेबल में भी वो आते हैं, बस उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। तो इन दोनों में से 7 और 6 में से आप क्या कहेंगे प्राइम कौन सा है? देखो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी। 6 है ना, खुद का टेबल, एंड द नंबर इटसेल्फ का मतलब है खुद का, ठीक है, खुद का होना, ठीक है। 6 खुद के टेबल में भी आता है, ये देखो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन उसके इन दो के अलावा ये 2 और 3 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ ही नहीं, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहती है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो फिर ये तो डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इटसेल्फ तो है, ये खुद तो है, 1 भी है बिल्कुल, लेकिन 2 और 3 भी है इसके अलावा, वो नहीं होना चाहिए। अब इसको देखो 7, इसमें 1 तो है, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 7 है ना, तो इटसेल्फ यहाँ पे खुद 7,
खुद 7, ठीक है, 7 है, खुद 7 होना, ठीक है, इटसेल्फ वही है। तो ये 7 के टेबल में भी आता है, ठीक है, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा हमने देखा ये किसी टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जो सिर्फ जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है, एक तो 1 और जो नंबर खुद होगा वही वाला, ठीक है, बस इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो फिर आपके पास ऐसे ही कितने एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ठीक है, जरा लिखो, मैं ये सब मिटाता हूं, आप खुद ट्राई करो, आप खुद बोलो कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे और कौन से नहीं, ठीक है। अब ये नंबर बोलो 10 है प्राइम नंबर या नहीं है, ठीक है, फाइंड करो। सबसे पहले देखो 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 2 5 10, हाँ आता है। 3 के टेबल में 3 3 9, 3 4 12, 10 नहीं आता है। 4 के टेबल में 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 के टेबल में भी नहीं आता है। 5 1 5, 5 2 10, 5 के टेबल में आता है। 6 1 6, 6 2 12 नहीं आता है। 7 1 7, 7 2 14 नहीं आता है। 8 1 8, 8 2 16 नहीं आता है। 9 1 9, 9 2 18 नहीं आता है। अब 10 1 10, हाँ 10 के टेबल में आता है। और उसके बाद 11 12 13 वो तो ज्यादा हो जाते हैं ना, 11 1 11 होता है, तो वो 10 से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब आगे आने वाले जितने भी टेबल्स हैं उनमें ये क्या होगा, 10 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 10 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर्स कहता है कि इसके जो प्राइम नंबर्स की डिफिनेशन कहती है कि प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हों, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो 9, ठीक है, 1 के टेबल में आएगा ना, 1 के टेबल में हर कोई नंबर आता है, ठीक है। 1 9 1, ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में सब इवन नंबर्स आते हैं, तो 9 आएगा ही नहीं। 2 आप देख भी सकते हो, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 9 आया ही नहीं, ठीक है। 3 3 3 9, हाँ आता है 3 के टेबल में। 4 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है। 7 के टेबल में भी 9 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 9 नहीं आता है, 9 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। और उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। तो ये प्राइम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि दो ही फैक्टर हों। यहाँ तो 3 है ना, ठीक है, दो फैक्टर कौन से? एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे 3 भी तो है उसके अलावा, ठीक है। तो ये नहीं है प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। अब देखो 11, चेक इट बाय योर ओन, खुद से चेक करो। ठीक है, आई होप कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो आप देख लो। एक तो 1 के टेबल में 1 11 11 आता है। 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, ठीक है। 3 के नहीं आता है, 4 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। 11 10 के टेबल में भी नहीं आता है, और खुद सिर्फ 11 के टेबल में, और उसके बाद वाले जो भी टेबल्स हैं उनमें नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, दिस इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि दो ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जो भी ऐसे नंबर होंगे वो सब प्राइम होते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं कौन कौन से प्राइम होते हैं और कौन कौन से प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर होता है, 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बोल लूं, जो नंबर्स प्राइम होते हैं ना, ठीक है, उनके अलावा जो भी नंबर्स छूट जाते हैं जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। किनको? जिनमें जो प्राइम ना हो, ठीक है। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम are called as composite numbers, ओके। वो वाले नंबर्स जो प्राइम ना हो उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब प्राइम में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखो सबसे पहले याद रखना कि 1 जो है ना वो नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक।
हो सकता है आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। आप आगे देखोगे वो रूट वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं ना, पिछले कुछ एग्जाम्स में वो पूछा जाता है, ठीक है। आपके वो जो 10th में जो पूछा जाता है ना, आपको वो 20 मार्क्स आते हैं ना शायद ऑब्जेक्टिव के, तो उसमें ये पूछा जाता है कि रैशनल है, इरेशनल है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप ये चीजें पढ़ के जाओ, ये कोई वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें कुछ ज्यादा कुछ मेहनत करनी है, ठीक है। याद ही रखना है, ठीक है। तो अगर हम आगे ये डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है कि 1 के बारे में, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस दे सकता है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ठीक है। 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, याद रखना, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। याद रखना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, बस एक 2 ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई नंबर प्राइम नंबर इवन आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ये, तो इसमें आता है 2, 3, 4 नहीं आएगा, क्यों? 4 जो है ना, 4 जो है, 4 एक तो इसके फैक्टर में कौन कौन आता है? 4 के 1 आता है, ठीक है। 2 2 सा भी तो 4 होता है ना, ठीक है। और 4 1 सा 4 होता है, 3 फैक्टर्स हो गए तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है। 2 3 और क्या आता है? 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 12 नहीं, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। देखो आप चेक करके भी देख सकते हो, इन नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, बस। और किसी के टेबल में वो नहीं आएंगे, ठीक है, किसी के टेबल में नहीं आएंगे। कंपोजिट नंबर्स आप लिखो, आप कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे फिर? जो इनको छोड़कर जो भी नंबर बचते हैं वो कंपोजिट है, ठीक है। 1 को लेकिन छोड़कर, ठीक है। 1 नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ओके, 2 के बाद क्या आ गया? 3, वो इसमें आ गया। 4 5 इसमें है, 6 7 इसमें है, 8 9 10 11 इसमें है, 12 13 इसमें है, 14 15 16 17 इसमें है, 18 19 इसमें है, तो 20 21 22 23 यहाँ आ गया, 24 25 26 27 28 29 वहां आ गया, और 30, ठीक है। ऐसी एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर्स कहीं भी रुकते नहीं है, ठीक है, चलते रहते हैं, वैसे ये भी चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, और ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और 1 जो है वो नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ओके, ठीक है, आई होप यहां तक आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कोप्राइम्स के बारे में। देखो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, या आगे आपको काम आएगा इसी में, ठीक है। देखो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जिनमें कॉमन सिर्फ 1 हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास नंबर दो होंगे, आप मान लो 3 एंड 5, ठीक है। 3 और 5 में देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? दोनों में कॉमन फैक्टर 3 की तरफ से भी और 5 की तरफ से भी कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें 3 भी आता हो, जिसके टेबल में कोई ऐसा नंबर बोलो जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, उसी को तो कहेंगे हम कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे? 3 एक तो 1 और 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। नोट किया, ठीक है। अभी हमने लिखा था 3 प्राइम नंबर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 5 भी प्राइम नंबर है, 1 एंड 5, ठीक है। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? ये रहा ना कॉमन, ये 1,
दोनों के टेबल में 1 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। 1 के टेबल में 3 भी आता है, 1 के टेबल में 5 भी आता है। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन जो फैक्टर है वो 1 हो, ठीक है, सिर्फ 1 के अलावा और किसी टेबल में ना आते हो, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कोप्राइम। हम यहां पे कहेंगे 3 and 5 आर कोप्राइम नंबर्स। क्या है ये? कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। कब? फिर से सुनो, अगर 3 के जो फैक्टर्स हैं वो हम निकालें और 5 के फैक्टर्स निकालें, दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा, ठीक है, वो वाला नंबर जो कॉमन होगा दोनों के इसमें, ठीक है, या हम कहेंगे कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, ठीक है, ऐसा नंबर अगर वो सिर्फ 1 ही हो, ठीक है, 1 ही ऐसा नंबर हो जिसमें 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, यानी कि जो भी 2 नंबर हमने सिलेक्ट किए हो, ठीक है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ऐसे आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि 2 and 2 को रहने देते हैं, 6 लेते हैं, 6 थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना नंबर, एंड 10, ठीक है। देखो अब 6 के टेबल में देखो, 6 के फैक्टर्स निकालो, 1, ठीक है, और क्या है? 2 3 6 होता है ना, 3 2 भी 6 होता है, और 6 1 6। अब यहाँ पे 10 के निकालो, ठीक है, ये वाला 10 दूसरा नंबर, इसके 1 2 5 10 होता है, ठीक है, 5 2 10 होता है, और 10 1 10 होता है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 आया दोनों में कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 के अलावा इसमें एक और नंबर आ रहा है जो इसमें कॉमन आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये 2 इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए कॉमन? ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि एक 1 ही ऐसा नंबर हो जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हों, कोई भी 2 नंबर जो हमने सिलेक्ट किए होंगे। यहाँ पे हमने 6 और 10 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे 3 और 5 किया है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर अगर उनमें ऐसा हो कि सिर्फ 1 के ही टेबल में वो 2 नंबर आते हो, ठीक है, और उसके बगैर कोई ऐसा नंबर ना हो जिसमें वो दोनों आते हो, ठीक है। देखो ये 3 में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 3 में तो नहीं आता है ना, ठीक है, ये 6 में आता है, यहाँ 6 में तो नहीं आता है ना, तो फिर ये चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 1 ही इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 ही कॉमन फैक्टर है तो इनको कहा जाएगा कोप्राइम नंबर्स। अगर 1 कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के बगैर, 1 तो होगा ही, लेकिन 1 के बगैर और कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या माना जाएगा? कोप्राइम नहीं है, ठीक है, इसे कहा जाएगा ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 and 11, ठीक है। देखो 7 के क्या है? 1 and 7, 11 के क्या है? 1 and 11, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे क्या है? ये 7 और 11 क्या होंगे? ये फिर होंगे कोप्राइम। क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ऐसे ले लो 7 और 8, 7 और 8 ले लो, ठीक है। देखो 7, इसके क्या फैक्टर्स हैं? 1 7 जो हमने देखा अभी। 8 के देखो 1 के टेबल में भी आता है, 2 4 8, 4 2 8 और 8 1 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ पे ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, लेकिन और कोई मिल रहा है? और कोई मिल रहा है इसमें? और कोई 7 इसमें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ पे 4 है, ये ऊपर वाले में 4 है, नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, नहीं है। इसका मतलब इसमें भी 1 ही कॉमन है, तो इन दोनों को भी हम कहेंगे कि ये कोप्राइम है। क्या है? ये भी कोप्राइम कहलाते हैं, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। ये हैं कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनमें क्या होता है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करो, उसमें कॉमन फैक्टर अगर 1 ही होगा वो कोप्राइम कहलाते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स उस टाइम हमने पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ी जल्दी में ही पढ़ लिया था ना, अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, जल्दी में नहीं पढ़ा था, अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, हालांकि ये आपने डिस्कस किया है नाइन्थ में, बिल्कुल। ऐसे नंबर जो p बाई क्यूब फॉर्म में होंगे, वेयर क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है। 7/10, ठीक है। यहाँ पे p कौन है? हियर p इज इक्वल टू, इन दो को कंपेयर करो, देखो इसको और इसको कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब है इनको क्या करो? मिलाओ, इनको देखो, ठीक है। 7 की जगह पे कौन? p की जगह पे कौन है? 7, यहाँ p न्यूमरेटर में है ना, डिवाइड इस निशानी के ऊपर, इसको न्यूमरेटर कहा जाता है। इस डिवाइड की निशानी के नीचे इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है।
पी के साथ कौन मिल रहा है यहाँ पे 7, ठीक है, तो हम कहेंगे पी जो है वो 7 के बराबर है, ठीक है। अब क्यू के साथ कौन मिल रहा है यहाँ पे 10 डिवाइड के नीचे, ठीक है 10, तो हम कहेंगे क्यू यहाँ पे किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो यही तो कह रहा है, अब इसी फॉर्म में है ना, पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म है, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कौन है यहाँ पे 10, 10 0 के बराबर है नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड हो गया ना, 10 0 के बराबर भी नहीं है और ये पी बाई क्यू फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 7/10 क्या है फिर रैशनल नंबर है, ठीक है। और 5/7, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे पी क्या है, पी देखो कंपेयर करो इन दोनों को, पी की जगह कौन है 5, ठीक है, क्यू की जगह पे कौन है 7, ठीक है। और यहाँ पे 7 देखो ये 0 के बराबर है नहीं है, क्योंकि क्यों ही देखना है ना, कंडीशन यहाँ जो है ना ये डिफिनेशन है, यहाँ पे ये जो है ना ये डिफिनेशन है, इसमें क्यू के ऊपर कंडीशन है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी हो सकता है 0 के बराबर, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों यहाँ 7 है 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब 5/7 जो है वो क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। वैसे अब हम कैसे कहेंगे कि रैशनल नंबर अगर हम ऐसे डिफाइन करें कौन से नंबर होंगे, देखो इनको आप ऐसे कह सकते हो, वो वाले नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे जहां पे क्यू 0 के बराबर ना हो वो रैशनल नंबर होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे नंबर, दोज नंबर्स which are repeating, which are non-terminating but repeating, ऐसे नंबर्स जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना खत्म होने वाले, ठीक है, ना खत्म हो। देखो जैसे कि आपके पास ये नंबर है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कौन सा वाला एग्जाम्पल क्या है, 10/3, इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो इसको, ठीक है, हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैंसिलेशन करनी आती है ना, अगर नहीं आती है इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो, फिर ये 10 है, ठीक है, 3 3 9, यहाँ से 1 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, 3 3 यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ से फिर 3 3 9 1 0, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। इसका मतलब आंसर क्या निकल रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है 3, ये वाला 3.3333 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला, खत्म हो ही नहीं रहा है, देखो हो रहा है खत्म, कहीं पे चलता जा रहा है ना, ये कहीं पे रुकेगा, यहाँ पे फिर से आप करोगे 3 3 9, फिर से यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, फिर 3 3 9, फिर से यहाँ 1 आएगा, 0, चलता रहेगा, तो यहाँ पे 3.333333 चलता रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, यानी कि ना खत्म होने वाला, तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, ठीक है, बट रिपीटिंग, देखो रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल कहते हैं, ठीक है। जो आपको अगर कभी डेसिमल में दिया होगा ना, ऐसे दिया होगा एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप देख लो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाला, तो इसका मतलब अभी तक हमें ये चीज पता लग गई है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में ये रिपीट भी हो रहा है। इरेशनल नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, याद रखो, वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना खत्म होने वाले वो भी होते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं होते हैं, ये वाले एक पैटर्न फॉलो करते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी ऐसा भी होगा रिपीट, ऐसे भी होगा, ठीक है। 3.714 714 714 ऐसे रिपीट होता जाएगा, देखो ये भी तो रिपीट हो रहा है ना, हर 3 डिजिट्स के बाद रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। वैसे ही 7.317498 फिर उसके बाद रिपीट होगा 317498, फिर 13749, ऐसे ही चलता जाएगा, देखो ये भी रिपीट हो रहा है, 5 डिजिट्स के बाद या 6 डिजिट्स के बाद ही सही, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7 के बाद हो, 8 के बाद हो, 9 के बाद हो, लेकिन ना खत्म हो और रिपीट होता जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है रैशनल नंबर्स, ठीक है, वो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। देखो आपने ये देखा यहाँ पे 3.3333 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हमने कहा क्या है ये रैशनल नंबर है। देखो ये आया कहां से, 10/3 से ही आया ना, आया तो यहां से ही ना, जब हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, वहां से ही तो ये निकल के आया। अब देखो ये 10/3 इससे इसके साथ मिलाओ, फॉर्मूला जो ये ना, फॉर्मूला नहीं, ये डिफिनेशन जो दी थी इसकी रैशनल नंबर्स की, P/Q, P यहाँ पे क्या है
10, 10 यहाँ पे p है और q क्या है 3, ठीक है, और q यहाँ 3 जो है वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q 3 के बराबर है, 3 0 के बराबर है नहीं है, यहाँ पे 3 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल है, ऊपर वाली सेटिस्फाई भी कर रहा है ये, ठीक है, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, इंशाल्लाह काम आएगा आपको, ठीक है। आगे ये एक्सरसाइज में काम आएंगे। अब हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, वैसे हमने पढ़ ही लिया, IRR है ना, हाँ, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट भी ना हो। हाँ, एक और चीज रैशनल नंबर में एक और चीज बोलूंगा, ये भी याद रखो, रैशनल नंबर्स में एक और चीज है जो हमें ऐड करनी है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसमें टर्मिनेट भी होता है, टर्मिनेट भी हो जाता है, ठीक है, डिसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब है खत्म हो जाएगा। अभी हमने क्या बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखो जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना वहां पे रिपीट होना चाहिए, वो डेफिनेशन गलत नहीं है। रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होते जाएंगे, लेकिन अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं तब भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएंगे, ठीक है, उसमें रिपीट हो या ना हो एक ही सी बात है। टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना, ठीक है। कैसे खत्म होगा, देखो जैसे कि आपके पास है 15/10, सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, इसको कितना आएगा आंसर इसका, या आप यहां पे भी सॉल्व कर सकते हो, 10 1 10, ठीक है, इसको यहां पे क्या आएगा 5, ठीक है, 10 1 हो गया 10, क्योंकि 10 2 क्यों नहीं किया, वो 20 हो जाता है, 15 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, नहीं आता है तो कैलकुलेटर पे कर लो इसको, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है ना 10 में। 10 1 10, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 और यहां से 0, 5 ही आ गया ना। अब यहाँ पे आप लगाओगे एक 0, क्योंकि 5 10 से छोटा है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे चलेगा पॉइंट, 10 5 50। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। देखो 15 डिवाइड बाई 10 है, ठीक है, और देखो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे रिपीट हो ना हो, टर्मिनेट का मतलब है आगे और डिजिट्स नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भी रैशनल है। देखो ये भी रैशनल है ना, P यहाँ पे ये है Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, 10 0 के बराबर है नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल है, दिस इज रैशनल नंबर। ये अगर रैशनल नंबर है, यहां से हमें ये भी मिला कि देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, वहां पे हमने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट होता जाएगा, वो रैशनल होता है, लेकिन अगर खत्म हो रहा है तो तभी वो रैशनल माना जाता है। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जो टर्मिनेट होते हैं वही कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, और रिपीट होते जाते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और उसके बाद रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से सुनो, देखो रैशनल नंबर वो वाले नंबर्स हैं जो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि अगर खत्म ना हो, ठीक है, तो क्या होते रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, उनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, एक डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 4 5 6 जितने डिजिट्स होंगे, 10 डिजिट्स के बाद भी वो रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, रिपीट होता जाएगा, नंबर जो है वो खुद को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं होंगे और रिपीट करते जाएंगे, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर टर्मिनेट हो जाए यानी कि खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, आगे कोई डिजिट नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ डिवाइड कंप्लीटली हो गया ना, जहाँ पे 0 आ गया ना, वहां पे हमने देखा था जब हमने 10 को 3 के साथ डिवाइड किया था, बार बार 1 आ रहा था, हमें 0 लगाना था, वो खत्म नहीं हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ऐसे नंबर्स जो खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, खुद को रिपीट भी ना करें, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स की एग्जांपल तो हमने पढ़ी, ठीक है, इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल में देखो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो आप, जैसे कि ये कोई भी नंबर
कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, उस पर अगर आप रूट चढ़ा दोगे ना वो इरेशनल नंबर बन जाता है। आपको ऐसा पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि मुझे याद नहीं है, वैसे शायद √5 पूछा गया था, फिर उसके बाद ऑप्शन था ये इरेशनल है, रैशनल है, और भी ऑप्शन थे कुछ, ठीक है। तो उसमें आपको ये बोलना था इरेशनल है, ठीक है। कोई भी नंबर जिस पर रूट चढ़ जाए वो इरेशनल हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ नंबर्स को छोड़कर। देखो जैसे कि अगर आप 1 के ऊपर रूट चढ़ाओगे ना तो ये 1 ही होता है। क्या होता है? 1। तो 1 जो है ना 1 रैशनल नंबर है। क्यों? 1 के डिवाइड में अगर 1 लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के टेबल में 1 कहाँ आता है? 1 में ही तो आता है। अगर आप 1 से इस डिवाइड वाले 1 से इस ऊपर वाले 1 को डिवाइड करोगे, ठीक है, इसका तो यही मतलब है ना, नीचे 1 हमने जो लगाया इसका यही मतलब है। अब याद रखो कोई भी नंबर होगा इसके नीचे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही नंबर लिखा होगा, आप इसको डिवाइड में 1 लिख सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे 1 बाहर लिखा और ये वाला 1 अंदर लिखा, 1 1 जा 1, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। आंसर तो वही 1 आया ना, जो 1 यहाँ पे पहले था वही आया, यानी कि हम 1 लगा सकते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये देखो, ये 1 यहाँ पे नीचे वाला हमेशा बाहर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर में भी करके देखो, 10 डिवाइड बाई 1 वो 10 ही आएगा। देखो 1 के टेबल में 10 कहाँ था? 1 10 जा 10, अभी हमने देखा था, ठीक है। 1 10 जा 10 हो गया कंप्लीट डिवाइड, तो यहाँ पे फिर से 10 आया। अब 10 लिखो या 10 बाय 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस चीज को क्या करते हैं, 1 को हमने डिवाइड में 1 लिखा, तो इसका मतलब है ये बन गया P बाय Q फॉर्म में। P यहाँ ऊपर वाला ये है और Q यहाँ नीचे वाला है, और यहाँ पे देखो Q जो है ये 0 के बराबर भी नहीं है। Q किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 0 के बराबर तो नहीं होता है ना, तो फिर इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब √1 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि √1 1 ही के बराबर होता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी देख लो करके, √1 1 ही के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 2 पर आप रूट लगाते हैं ना, इसका आंसर आप कैलकुलेटर में देखो, वो रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है। 1.41 समथिंग कुछ आता है वो, ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है, लेकिन चलता रहता है, ठीक है। ये इरेशनल है, ठीक है। √3 ये भी इरेशनल है, ठीक है। हाँ, √4 नहीं, √4 आप कैलकुलेटर भी करके देखो, ये निकलता है 2 के बराबर, ठीक है। √4 2 के बराबर होता है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक। अब देखो 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, अब देखो 3 4 नहीं आएगा, ठीक है। 4 जो है वो 2 के बराबर है। 2 को यहाँ पे अगर डिवाइड में 1 लिखेंगे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना, तो 2 डिवाइड बाई यहाँ पे ये फिर से हो गया ना P, और ये फिर से हो गया Q। अब Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो फिर ये क्या है? ये है रैशनल नंबर। तो ये रैशनल है। √4 याद रखना, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 2 के बराबर होता है, ठीक है। और 2 को हम 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, जो कि P बाई Q फॉर्म में होगा, और यहाँ 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, ठीक है। अब √5 ये रैशनल इरेशनल है, ठीक है, ये मैं इरेशनल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 5 आ गया, √6 ये भी इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √8 इरेशनल है, √9 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √9 जो है वो 3 के बराबर होता है, ठीक है। आप ये चीजें याद कर लो, परफेक्ट रूट्स याद कर लो। √9 3 के बराबर होता है, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1, ठीक है। ये P है और ये Q है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे Q 1 के बराबर है और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल की डेफिनेशन को। तो इसका मतलब ये जो है ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। √9 रैशनल है, इरेशनल नहीं है। तो अब यहाँ पे √10 ये भी इरेशनल है, √11 इरेशनल है, ठीक है, √12 इरेशनल है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे आप देख लो ये सब चीजें, ठीक है, याद रखना। ये जो भी नंबर्स हों, लेकिन परफेक्ट रूट्स को छोड़कर जो भी नंबर्स हैं उन पे अगर आप रूट चढ़ा दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी है, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, पाई का वैल्यू कुछ होता है ना, वो 3.14 समथिंग, ठीक है। ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें एक और बात बोल देते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें। देखो कभी कभार आपने देखा होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने जब भी सॉल्व किया ना पाई को, कहीं ना कहीं किसी जगह पर आप 22/7 का वैल्यू लेते हैं, और किसी जगह पर आपको पाई इक्वल टू 3.14 इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे अगर ये इरेशनल नंबर है तो 22/7 तो हो गया ना P बाई Q फॉर्म, ये P है, ये Q है, और यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q 7 के बराबर है और 7 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हो गया ना इरेशनल। तो क्या बोल रहे हो आप? इरेशनल है ये, ठीक है। लेकिन
आप 9th में ही बुक में अपनी चेक करना, वहां पे लिखा जाता है ऐसे ऐसे। इसका मतलब होता है पाई लगभग 22/7 है, लेकिन बराबर 22/7 के नहीं है, ठीक है। पाई का वैल्यू हम 22/7 देते हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यू देते हैं, लेकिन पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। वी आर गिविंग द वैल्यू, ठीक है। 22/7 इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। पाई इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 22/7, ओके। ये पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन जो ये आंसर यहाँ पे निकलता है ना, पाई का वैल्यू जो है ना, वो जो यहाँ पे निकलता है, ठीक है, ये लगभग 22/7 लगभग इसके बराबर होता है, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, नॉट कंप्लीटली इक्वल, ठीक है। कंप्लीटली इक्वल नहीं होता है इसके, ठीक है, याद रखना इस चीज को। पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, ना कि पाई को इक्वल टू 22/7 लेते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, नहीं रहेगा तो रखना है, ठीक है, याद करना है ये चीज, ठीक है। ये 9th में ही बोला गया था आपको, ठीक है। हो सकता है कि भूल गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक, अब याद आ गया होगा, ओके। और क्या पढ़ना था इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्वेश्चन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे, अगर हमें कुछ और पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं थ्योरम 1.1, ठीक है, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या कह रहा है, आपके पास नंबर्स हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स, वो वाले इंटीजर्स जो 0 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। कोई भी दो नंबर आप सिलेक्ट करो, ठीक है, कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करो जो क्या हो, 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। जैसे कि आप करो A सिलेक्ट और करो B सिलेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या हो कि A जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो B है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। जो ये थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स दिए होंगे, जैसे कि A और B, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, यहां से -1, -2, -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये वाले नंबर्स आए, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है वो वाले नंबर्स जो इसमें क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ये वाले, इन नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इंटीजर्स हैं, लेकिन कौन से नंबर्स, 0 से बड़े, ठीक है। 0 भी नहीं, 0 वाले भी नहीं, 0 और 0 से नीचे वाले नंबर्स नहीं, ठीक है। 0 के बाद जो नंबर्स आते हैं ना, बड़े, 0 से बड़े नंबर्स, ठीक है। 1 जो है ना, -1 जो है ना, वो 0 से छोटा है, पता है ना ये। -2 0 से छोटा है, -3 0 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, -1 -3 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स हैं, इस साइड में जो नंबर्स आते हैं ना, ये वाले, ये सब छोटे नंबर्स होते हैं, तो ये नीचे हैं, ठीक है। अब ये जो A और B कह रहा है, कोई भी इंटीजर्स आप ले लो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, जो ये थ्योरम है, थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कह रहा है A इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, जितना हो सके उतना, ठीक है, जहां तक ले जा सकते हो। B ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, B का वैल्यू भी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये वाले वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। B जो है ना, ये -2, -3, -1 नहीं होना चाहिए, A भी -2, -1 नहीं होना चाहिए, ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, लेकिन ये इंटीजर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। A जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और B भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। कहता है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हों जो कि ये हो, ठीक है, 0 से बड़े हों, ठीक है, दोनों, तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे, एक का नाम हम Q रख लेते हैं और दूसरे का नाम हम R रख लेते हैं, ऐसे दो इंटीजर्स आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं,
ये 0 से बड़े नहीं होने चाहिए, ये 0 से छोटे भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। थ्योरम जो है वो इन पे कंडीशन लगा रही है, कंडीशन इस पर लगा रही है। कंडीशन का मतलब है इस पर क्या कर रही है, इस पे हद लगा रही है, हद लिमिट्स, ठीक है। हद लगा रही है इस पर कि ये 0 से बड़े होने चाहिए, 0 भी नहीं होने चाहिए, 0 भी नहीं होने चाहिए, और 0 से छोटे जो नंबर्स हैं -1 -2 -3 वो भी नहीं होने चाहिए, 0 से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, वो वाले जिसमें हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये इंटीजर्स ऐसे हैं जो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास दो और नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। एक नंबर को हम क्योर नाम रख लेते हैं और दूसरा नंबर आर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये सब के सब मिलकर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज लेस देन बी, ठीक है। ये ही है आपकी थ्योरम 1.1। मैं समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से समझो, पहले समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। रटा मारने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों नंबर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, दो नंबर्स और मिलेंगे, एक का नाम हम क्यों रख लेते हैं और दूसरे का नाम आर रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, ये जैसे कि ये 1 होगा, ये जैसे कि 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, 3 होगा। ऐसे नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, या ये 9 हो सकता है, जो भी होगा, कुछ ना कोई नंबर होगा। अब कोई एक नंबर नहीं है तो हम इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्यू और आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स क्या होंगे, ये वाले नंबर्स जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकता है दोनों, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं, इनके लिए ये नहीं कहा गया है कि ये 0 से बड़े होने चाहिए, 0 भी हो सकते हैं, 0 से बड़े भी हो सकते हैं, 0 से छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज कहा इसने कि आर जो है, जो यहाँ पे एक और नंबर निकलेगा आर, ठीक है, वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। देखो इसे कहते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। जिस तरफ ये मुंह देखो, इसका मुंह देखो आप, ये जहां पे ये इतना बड़ा मुंह है ना, ये बड़ा वाला साइड यहाँ है ना, यहाँ पे चोंच है, छोटा सा है ना, बिल्कुल छोटी सी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्यादा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन यहाँ कितनी है, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। तो ये है, यहाँ से पढ़ा जाता है ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ठीक है, ये वाला साइड ग्रेटर देन, ठीक है, और इसको कहा जाता है लेस देन। देखो अब इसको पढ़ा जाता है आर इज ग्रेटर देन, बड़ा वाला साइड है ना, यहाँ से मुंह है ना इसकी तरफ, आर इज ग्रेटर देन 0। अब इसको ऐसे यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, तो इसको कहेंगे आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आर जो है वो या तो बड़ा है 0 से या 0 के बराबर होगा। अब यहां से क्या कहेंगे, आर इज लेस देन, इस साइड से देखो यहाँ चोंच है ना, आर इज लेस देन बी, या आप कह सकते हो बी इज ग्रेटर देन आर, कह सकते हो, क्योंकि बी की तरफ इसका मुंह है ना बड़ा वाला, ठीक है, इससे आसानी से याद रहेगा बी, या कह सकते हो आप बी इज ग्रेटर देन आर, या आप कह सकते हो आर इज लेस देन बी, ठीक है। आपके पास देखो, आपके पास ये दिया हुआ है, कैप है और एक ये पेन है, ठीक है। या तो आप कहोगे कि ये पेन इस कैप से बड़ा है, या आप कहोगे ये कैप इस पेन से छोटी है, यही तो कह सकते हो ना, यही तो कंडीशन है ना। तो या तो बी कहेंगे हम आर से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन आर, या हम कहेंगे आर इज लेस देन बी, ठीक है, यही कंडीशन है। याद रखना जिस साइड में चोंच होगी ये वाली, ठीक है, ये पॉइंट होगा, यहाँ पे लेस देन इसको कहते हैं, और जहां से ये बड़ा वाला होगा ना ये साइड, उसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। चलो ये अब याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब ये कहने का क्या मतलब है, देखो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लो, ए और बी में की जगह पे कोई भी दो नंबर्स, लेकिन कौन से, ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होने चाहिए और वो माइनस वाले नंबर्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बगैर कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो, जैसे कि आप कर लो 3, ए को रखो 3 के बराबर और बी को रखो या ए को हम बड़ा ले लेते हैं, बड़ा नंबर, ज्यादा छोटे भी नहीं लेंगे, 7 ले लेते हैं, ठीक है। बी को रखो आप 3, ठीक है, हो गया। अब ये आपको मिल गया, देखो ये 7 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और 3 भी 0 के बराबर नहीं है, ये 0 से बड़े नंबर हैं, ठीक है, तो हम ले सकते हैं। डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि 0 से बड़े हों हैं,
ठीक है, 0 से बड़े हैं, तो आप ये इक्वेशन की सेटिस्फाई करेंगे। जरा देखो, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 7, ए क्योंकि 7 के बराबर है ना, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 7 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3 टाइम्स क्यू। अब क्यू के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, क्यू के बारे में हमें पता नहीं है, तो क्यू ऐसे लिखेंगे, प्लस आर की जगह पे ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा ना। बराबर का क्या मतलब है, 7 बराबर है इसके, इसका मतलब ये भी तो 7 होगा। आप कब बोलोगे कि 7 जो है, कह सकते हो कि 7 के बराबर है। आप बीच में बराबर की निशानी तभी लगाओगे, ये इक्वल टू की साइन तभी लगाओगे जब 7 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 7 इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 8 तो नहीं निकलेगा ना। फिर आप कहो, कैसे कह सकते हो कि 7 जो है वो 8 के बराबर है। 7 8 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन, ये वाले ये है जो ये टर्म दी हुई है, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, तो ये इनका जो सम है 3q प्लस आर, ये 8 तो नहीं हो सकता ना, ये 9 तो नहीं हो सकता ना, 7.1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 जो है वो 7.1 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ये इक्वल है ही नहीं इसके, 7 8 के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। 7 सिर्फ 7 के इक्वल है, उसके बगैर वो किसी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इसका 7 है, तो इक्वल टू के राइट में, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। जो इक्वल टू के राइट साइड में होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 7 है, तो राइट हैंड साइड भी 7 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको 7 कैसे बनाओगे, ठीक है, मैं क्यू और आर हटाता हूं, अब खुद आप 7 बनाओ इसको। देखो कैसे बनाओगे 7 देखो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, बी और क्यू यहां आपस में किस रिलेशन में है, क्या हो रहा है इनके बीच में, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना वो न्यूटन मीटर में। अब नहीं, वो 9th के लिए, 9th अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो 9th क्लास के लिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये चीज सीख लीजिए। अगर x और y लिखा हो तो इसको कहा जाता है कि ये मल्टीप्लाई में है। अगर x प्लस वाई होगा तो फिर ये प्लस में है, x माइनस वाई होगा तो ये माइनस में है, x डिवाइड बाई वाई होगा तो ये डिवाइड में है। लेकिन अगर ऐसे होगा ना, x वाई होगा तो ये मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में कहा जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ज्यादा हो जाएगा 9, ठीक है, लेकिन 7 के बराबर लाना है ना, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। अब देखो प्लस 1, देखो 3 2 कितना होता है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, तो 7 यहां से लेफ्ट हैंड साइड 7 है, राइट हैंड साइड भी 7 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारी ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहां से आपको क्या पता लग रहा है, बात को नोट करो और समझो। यहां से आपको पता लग रहा है, अगर ये a है, a की यह हमने a के बराबर ही रखा था, ठीक है। ये जो 3 है ये क्या था, b के बराबर, ये हमने खुद रखा था। लेकिन क्यों किसके बराबर निकला, क्यों निकला हमें 2 के बराबर, ये b है, क्यों निकला हमें 2 के बराबर। और ये देखो ये है हमारा r, तो ये वही तो है जो हम अभी तक कह रहे थे। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हों जो कि ग्रेटर देन 0 हों, ऐसे वाले जैसे ये नंबर्स हमने दिए हैं, तो उसमें Q और R भी ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये रहा Q यहाँ पे 2 है और R यहाँ पे 1 है, 2 और 1 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो R यहाँ 1 है ना, देखो यहाँ पे कंडीशन दी है, R जो है ना, R का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या, ठीक है, जरूरी नहीं कि 0 ही होगा, मैं कह रहा हूं या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा कम होगा, b के बराबर नहीं होगा। देखो इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, b से नीचे होगा। देखो 1 यहाँ पे, r कौन है, ये 1 यहाँ पे आ रहा है। देखो r यहाँ b से कम होगा और 0 से, या 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है ना 1, तो 1 0 से ज्यादा है। अब देखो b क्या है, 3 के बराबर है। अब देखो ये 1 जो है 3 से छोटा है ना, तो वही तो लिखा r इज लेस देन b, b से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन ली तो ये निकला। अब कुछ और लोगे तो कुछ और भी निकल सकते हैं आंसर, जैसे कि यहाँ पे r हमारा 1 की जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल ले लो, a ले लो आप किसी के बराबर, 9 के बराबर ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इज इक्वल टू, ए की जगह पे 9 लिखना है ना, इज इक्वल टू बी, बी क्या है 3 लिया ना हमने, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, जरा करो 3
3 3 जा 9 हो जाता है ना सेटिस्फाई, प्लस यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया सेटिस्फाई, ये 9 जो है ये बराबर हो गया 9 के, तो यहाँ पे क्या मैं प्लस करूंगा कि इन पे कोई असर ही ना पड़े, 0 9 को आप प्लस करोगे 0 वो तो 9 ही निकलेगा ना, तो इससे कोई लगाने से 0 असर नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला ये A है, ये यहाँ पे B है, ये यहाँ पे Q है, Q यहाँ पे 3 के बराबर निकला, यहाँ पे एक 3 B है, B था और एक 3 Q निकला, और यहाँ पे जो R है वो 0 निकला, जैसा कि इसमें कहा गया था R 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर इक्वल टू साइन दिखा रही है, R 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो 0 से ज्यादा यहाँ पे मिला हमें, इससे पहले जो एग्जांपल की थी उसमें R 1 निकला था ना, R उसमें 1 निकला था ना, तो वो 0 से ज्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 निकला, ठीक है, और लेकिन ये 0 जो है यहाँ से B से छोटा है, R B से छोटा है, R इज लेस देन B, R यानी कि 0 3 से छोटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। हर जगह पे ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होती रहेगी, ठीक है। ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ठीक है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज भी, ठीक है, वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो रहा है लेकिन आप सीखो, ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। आपको क्या करना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, एचसीएफ आप कैसे फाइंड करते थे। अगर आपके पास एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले मैं ये समझाता हूं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, ठीक है, एलसीएम भी आपने सुना होगा, वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते थे, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जैसे कि 12 और होगा यहाँ पे 6, हम आपको बोला जाएगा कि इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको 6 के पहले फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स के टाइम पर, और जब हम फैक्टर्स उनके निकाल रहे थे नंबर्स के, इसके फैक्टर्स निकालो। ये किस किसके टेबल में आता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हम कॉमा से डिनोट कर रहे थे ना, कॉमा दे रहे थे ना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई देना है, वहां पे आप कॉमा दे रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई देना है, ठीक है। असल में मल्टीप्लाई देना होता है, ठीक है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर्स निकालो, ये तरीका सीखा होगा फैक्टर्स निकालने का। 2 3 6 और यहाँ से क्या है 3 1 3, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो 6 जो है ये बराबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 के, जरा देखो 2 3 6 इंटू यहाँ पे ऐसे ही है और ये 1 ऐसे ही है, 6 1 6, तो ये 6 इक्वल टू 6 के बराबर फिर भी आया ना, ठीक है। 2 3 6, ठीक है, 1 ऐसे ही लिखा था, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 3 किया 6, फिर 1 इंटू 6 होता है 6 ही, तो यहाँ से भी ये 6 है, यहाँ पे भी ये 6 है, तो हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 6 को लिखा इसके बराबर, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बोलो 12 के फैक्टर्स निकालो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कौन से होंगे, 2 1 भी होता है ना, 1 हमेशा होता है, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब बोलो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, इसका कॉमन क्या होंगे इनके बीच में, एक तो 1, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3, देखो कॉमन है ना इनमें, तो इन 2 के बदले एक ही 1 लिखेंगे, इन 2 2 के बदले एक ही 2 लिखेंगे, इन 2 3 के बदले एक ही 3 लिखेंगे, तो इनका कॉमन फैक्टर होगा 3 2 6, 6 1 6, तो ये होगा 6 इनका माना जाएगा, इसको कहा जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो वाला फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ये वो वाला नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते होंगे। 6 के टेबल में देखो 6 भी आता है, 6 के टेबल में देखो 12 भी आता है, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें नहीं हो सकता है, लेकिन कॉमन फैक्टर जो है इसमें हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का मतलब क्या है, देखो ऐसे नंबर्स है ना, 2 है ना, 2 के टेबल में देखो 6 भी आता है और 12 भी आता है, लेकिन 2 जो है वो 6 से छोटा है, हाईएस्ट नहीं है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो और भी हैं, देखो 2 भी कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है। 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में 3 2 6,
ठीक है। 3 के टेबल में 3 2 होता है 6। अब 3 के ही टेबल में देखो 3 4 होता है 12। तो 3 के टेबल में भी तो 6 और 12 आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 6 है ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 3 जो है वो 6 से छोटा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, LCF नहीं, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, तो वरना 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर 2 भी आता है इसमें, ठीक है। 2 जो है 2 के टेबल में दोनों आते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इसके ये जो 2 नंबर्स हैं ये इसके टेबल, इस एक के टेबल में आ जाए, ठीक है। वो आते हैं, इसमें भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन है? 2 बड़ा है, 3 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, तो ये 6 हमें यहां से मिल जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका हमें सिखाया किसने? यूक्लिड्स ने, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, मतलब डिवीजन जो ये एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसी ने सिखाया हमें HCF निकालने का तरीका, ठीक है। आप यहां से HCF निकाल सकते हैं। देखो आपको ये मेथड में बोलूंगा, फिर उसके बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है। आपके पास दिया हुआ है 135 225। कहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। HCF निकालने के लिए कह रहा है। अब अगर आप वैसे करते 2 2 5, फिर उसके बाद इसका HCF ले लेते, ठीक है। देखो 3 के टेबल में 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। ये आप निकाल सकते थे। वैसे ही 135 इसके HCF आप निकाल, इसका HCF इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। कैसे? 3 6 12, 3 5 15, 5 1 5 5 3 15, 5 6, हाँ ठीक है। और 13 13, ठीक है। ठीक है ना, आप चेक कर लो, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं की हमने? ठीक है, देख लो, ऐसे ऐसे हम कर सकते थे, ठीक है। गलती नहीं की है हमने, ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसे हम इसके ये निकाल सकते थे, ठीक है, फैक्टर्स, और उसके बाद इसको अलग से कैलकुलेट करके HCF आप निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास दिया हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करना है, ठीक है। उसी का यूज करके डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो यूज करके आप को क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। आप HCF निकालो इसका। देखो कैसे। सबसे पहले इसका जो ये है, क्या कहते हैं इसे, इसका जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम इसका ये है, इसको हटा देते हैं। इसका एल्गोरिथम ये है, सबसे पहले आप बड़ा नंबर लिखोगे। यहां पे है 135 और है 225, ठीक है। 135 और 225 बड़ा नंबर लिखोगे, ठीक है। इज इक्वल टू, यही वाला डिवीजन लेमा का, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पे आपके पास A नंबर, हमेशा आप A नंबर जो है ना वो बड़ा वाला नंबर रखोगे 225, और B जो है वो छोटा वाला नंबर रखोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये है 135, ठीक है। इसको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बराबर करना है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा इसके, ठीक है। तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसको देखते हैं हम, 135 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6, 1 हो गया 7, 2 1 हो गया 2। यह है 270, यह है 225। ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ये तो पहले से ही 270 हो जाएगा। यहाँ बीच में इक्वल टू की साइन है, और यहाँ से ये 225 है। 225 270 के बराबर हो ही नहीं सकता है, ये इक्वल टू है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ठीक है। 2 से छोटा नंबर 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 135 इंटू 1, 135 ही होता है, लेकिन आपको पहुंचाना कहाँ है? 225 पे, तो कुछ तो प्लस करना पड़ेगा ना, वही रहेगा ये R, ठीक है। अब क्या प्लस करोगे आप? आपको पता है यहाँ पे 135 में क्या प्लस करेंगे कि 225 आएगा, ठीक है। 135 में क्या प्लस करेंगे? अब कैसे, आपने ये सीखा होगा वो बेसिक्स में, ठीक है, 8th में 9th में सीखा होगा। देखो ये कह रहा है 135 में
कुछ प्लस करना है, एक्स मैंने लिखा वो, ठीक है, कुछ प्लस करना है जो कि बराबर निकलेगा 225 के। 135 इंटू 135 होता है, इसमें कुछ प्लस करना है जो कि 225 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स ऐसे ही लिखते हैं, ये प्लस वाला है ये उधर चला जाएगा, 225 ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस में था ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये आपने सीखा होगा 8th क्लास में, ठीक है। x इज इक्वल टू 225 में से 135 माइनस करो, 5 में से 5 माइनस किया 0, और फिर 2 में से 3 तो नहीं होगा ना, ये इसको कैरी देगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 तो हो जाएगा 9। तो x कितना निकला 90। इसका मतलब हमें 90 प्लस करना पड़ेगा इसको। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आराम से करो इस क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 90। अब देखो यहाँ पे ये ठीक निकला या गलत निकला, पहले देख लो। 135 इंटू 1 कितना होता है 135 प्लस 90, तो यहाँ पे 90 करेंगे प्लस, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 3 12, 2 लिखा, 1 गया कैरी, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये आ गया ना ये सबका, ये 225, तो ये आ गया 225, तो यही बीच में इक्वल टू, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी तो है इक्वल टू के, लेफ्ट साइड में भी 225, तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास यहाँ A है, ये आपके पास यहाँ B है, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर R। देखो R यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा, इस वक्त लेस देन B से छोटा होना चाहिए, B यहाँ 135 है और यहाँ 90 है, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये HCF नहीं निकाला, ठीक है। मेथड क्या है HCF निकालने का, जब तक ना R 0 हो, ठीक है, तब तक आप क्या करते जाओगे, तब तक आप ये कंटिन्यूसली ये डिवीजन लेमा चलाते जाओगे, ठीक है, जब तक ना R 0 हो जाए। आप क्या करोगे, अब आप लोगे यहाँ पे इन दो नंबर्स को, B को और R को। अब यहाँ पे दो नंबर्स ये वाले सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे A मानोगे अब आप 135 को और B मानोगे आप 90 को, ओके, B मानोगे 90 को। अब आप देखोगे 135 पहले इज इक्वल टू 90 को कुछ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 0 से 0, 9 2 18, ठीक है। 180 135 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको 1 ही के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा कितना फिर 135 में से, ठीक है, 90 माइनस किया, जो हमने वो पहले वाला मेथड किया था ना, वैसे ही मैं माइनस इसको कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। 90 को क्या प्लस करूं, देखो 90 को कुछ x प्लस करना है, 135 आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 135, 90 को उधर लेके जाएंगे माइनस 90, ठीक है, इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, करो माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के बजाय यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है, तो करो माइनस इसको, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 45। देखो 90 इंटू 1 90 होता है, और प्लस 45 ये कितना होगा, 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 4 कितना होता है वो 13, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, हो रहा है सेटिस्फाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो R अभी यहाँ पे ये R है, ठीक है, ये यहाँ पे B है, ये यहाँ पे Q है, और ये यहाँ पे A है, लेकिन R 0 नहीं आया। मैं कह रहा हूँ डिवीजन लेमा कहता है कि R 0 आना चाहिए, जब 0 आ जाएगा ना तो फिर यहाँ पे B जो होगा ना वही माना जाता है HCF, ठीक है। R को 0 लेके आओ। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से B को पकड़ना है। अब A जो है यहाँ पे वो B के बराबर हो जाएगा, A 90 होगा और यहाँ पे B जो होगा वो होगा ये 45, ये वाला 45, ठीक है। अब लिखोगे फिर से आप 90, जैसे ये फॉर्मूला में ना A पहले लिखना होता है, तो A यहाँ पे 90 हुआ ना, तो 90 इज इक्वल टू B की जगह पे आप लिखोगे 45, ठीक है, इंटू में Q लिखो, क्या होगा 45 2 से देखते हैं, 2 5 10, 4 2 4 8, 1 हो गया 90, देखो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 90 यहाँ पे ही हो रहा है, तो प्लस क्या होगा 0, ठीक है, बराबर हो गया ना, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये 90 आ रहा है, तो प्लस में 0 ही करना पड़ेगा ना, वरना अगर और कोई नंबर करेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये मिल गया, और देखो 0 आ गया ना, जब R 0 आ जाए तो उसमें जो ये वाला नंबर होगा ना, जो B होगा, B यही कहलाएगा HCF। तो 45 इज द HCF ऑफ 135 इन नंबर्स का, 135 एंड 225 एंड 225, ठीक है। लेंथी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, देखो इतना ज्यादा लेंथी नहीं है ये, ठीक है, समझाने के लिए टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना
उतना ज़्यादा आप आसानी से एग्जाम में ये कर सकोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उससे फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो फिर आएगा ये। ठीक है, और इसमें और भी 2 पार्ट्स है ना, तो वो आप लोग खुद से करोगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ये वाले पार्ट्स आप खुद करोगे। ठीक है, और फिर कमेंट्स में आप इनके हैसियत जो है वो लिख लेना। ठीक है, वो लिख लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।